कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है आईपीसी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर हम बात करें टोटल इसमें स्टैंडर्ड की, इसमें टोटल आपकी 8 स्टैंडर्ड है जिसको हम कवर करने वाले हैं। हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे आपकी जो एसओपी या पॉलिसीज आपको रिक्वायरमेंट होंगी। उसके बाद सेकंड हम कवर करेंगे यहाँ पे आपके पास में जो फॉर्म रिक्वायरमेंट होंगे। थर्ड हम कवर करेंगे यहाँ पे जो आपको रजिस्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। फोर यहाँ पे हम कवर करेंगे ट्रेनिंग के बारे में कि आपको ट्रेनिंग कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। फाइव करेंगे हम किसके बारे में, कमेटी के बारे में। आपको एक कमेटी की भी रिक्वायरमेंट होती है कौन सी। इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो देर न करते हम शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टैंडर्ड है आईपीसी 1। IPC 1, the organization has a comprehensive and coordinate infection prevention and control IPC program aimed at the reducing, eliminating risk to the patients, visitor, provider of care and communities। ठीक है। सेकंड है हमारा the organization provide adequate and appropriate resource for infection prevention and control। थर्ड स्टैंडर्ड है हमारा द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोसेस इन द क्लिनिक एरिया। द क्लिनिकल एरिया में आपके आगे आईसीयू, ओटी, एनआईसीयू, पीआईसीयू, उसके बाद में कैथ लैब, उसके बाद आएगा सीएसटी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पता ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोसेस इन सपोर्ट सर्विसेज। यहाँ पे आपका जैसे लॉन्ड्री आ गया, हाउसकीपिंग आ गया, सीएसटी। इसके अंदर आप इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अंदर वो सब चीज़ें पूछी गई हैं। नेक्स्ट दूसरा यहाँ पे हम आपको केपीआई के बारे में बताएंगे कि एक्चुअली जो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए कुछ केपीआई रिक्वायरमेंट होते हैं जिसे हम क्वालिटी इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्वालिटी इंडिकेटर भी बोलते हैं। इसका डेटा आपको कैसे कैप्चर करना होता है, इसके फॉर्म ऐसे आप कैसे फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद एक्सेल शीट कैसे बनाते हो, उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका IPC 6, द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सर्विलेंस टू कैप्चर एंड मॉनिटरिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डेटा। देखो यहाँ पे क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HI का सर्विलेंस आप कैसे करते हो, इसके बारे में आपको सब कुछ पूछा जाता है कि आप अगर आपके हॉस्पिटल में आपके पास में आईसीयू डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे आप सर्विलेंस किस बिहाफ पे करते हो। आपके पास में कोई चेकलिस्ट अवेलेबल है, आपके पास में कोई फॉर्म अवेलेबल है, आपके पास पॉलिसी अवेलेबल है या नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे फॉर्म कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, पॉलिसी किसकी रिक्वायरमेंट होगी। और एक एक्चुअली एक आपका हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल भी होता है, उसके अंदर वो सब चीज़ें रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती हैं जो आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज करनी होती हैं। और दूर ज़्यादा नहीं करें, आप यहाँ पर WHO की गाइडलाइन को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आपके इन्फेक्शन कंट्रोल में 2 ही गाइडलाइन यूज होती है, पहले WHO, सेकंड CDC। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स इंक्लूडिंग स्टेलाइजेशन, डिसइंफेक्शंस, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड डिवाइस। ठीक है। उसके बाद में देखो क्या होता है, ओटी में भी, कैथ लैब में भी, कैथ लैब और CTVS। आपको यहाँ पे क्या होता है, आपको इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए। तो वहाँ पे आप CSSD में किस तरह से इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहे हो, आप कौन से प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वो मैंडेटरी हैं। वो सब इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस स्टैंडर्ड के अंदर पूछा गया और बताया गया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं। नेक्स्ट आता है बता ऑर्गेनाइजेशंस टेक एक्शंस प्रिवेंट रिड्यूस हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन स्टाफ। देखो क्या होता है, यहाँ पे आपके हॉस्पिटल में यदि नर्सिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, या फिर GDA है, डॉक्टर्स हैं, तो आप अपने स्टाफ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि वो इन्फेक्शन को फैलने से रोके। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं WHO की गाइडलाइन, जो कि बोलती है आपको हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। तो नेक्स्ट हम बताते हैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के लिए डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको बनाना है। अभी मैं आपको लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आता है आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी। आपके पास में इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल पॉलिसी होनी चाहिए। सेकंड आता है आपका हैंड हाइजीन पॉलिसी एंड गाइडलाइन। मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया WHO की गाइडलाइन आप डाउनलोड कर लो, उसी के बिहार पे आपको हैंड हाइजीन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करना है, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी देना है जिससे कि वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। उसके बाद आता है SOP फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंटर इन द क्लिनिकल एरिया। अब दूसरा आपके पास में ICU है, ठीक है, आपके पास में वार्ड है,
आपके पास में ओटी है, तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन को कंट्रोल भी तो करना है भाई। तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कराने हैं, उसके लिए आपको एक एसओपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एसओपी फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन इन सपोर्टिंग सर्विसेज। देखो सपोर्टिंग सर्विसेज में आपके क्या आ जाता है, सबसे पहले आपका हाउसकीपिंग आ जाता है, दूसरा आपका लॉन्ड्री आ जाता है, तीसरा आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, इन तीनों के थ्रू आप इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। भाई सपोज करो आपका सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं है, लॉन्ड्री आपकी प्रॉपर क्लीन होके नहीं आ रही है, हाउस कीपिंग वाले प्रॉपर केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके यहाँ पे इन्फेक्शन फैलना ही फैलना है। तो उसके लिए आपको एक एसओपी बनानी है कि भाई हाउस कीपिंग स्टाफ किस तरह से काम करेगा, लॉन्ड्री वाला किस तरह से काम करेगा, और बायोमेडिकल सेग्रीगेशन कैसे करना है। एक्चुअली आने वाले टाइम में मैं आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर अच्छी वीडियो देने वाला हूँ, जिससे आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एसओपी फॉर सर्विलेंस फॉर हेल्थ केयर एसोसिएशन इन्फेक्शंस। ठीक है, उसके बाद आपको सर्विलेंस करना भी आना चाहिए, आपके पास में सर्विलेंस फॉर्म होना चाहिए जब आप सर्विलेंस करते हैं पेशेंट्स का। ठीक है, उसके बाद स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पॉलिसीज। भाई आप अपने डिपार्टमेंट में सपोज को सीएसडी भी हो गया, आपका आईसीयू में हो गया, उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करोगे, कौन कौन से केमिकल यूज करने, उसके लिए भी आपके पास में एक पॉलिसी। नेक्स्ट आता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज। ये बहुत जरूरी है, आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 और 2019 की गाइडलाइन को फॉलो करना है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपने हॉस्पिटल में। और दूसरा, आप जब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर अपनी स्टाफ को, यानी आपका नर्सिंग स्टाफ हो गया, जीडी हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि वो सेग्रीगेशंस प्रॉपर करें। इससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि आप मिक्स करके अपना वेस्ट को भेज रहे हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आपके पास एंटी माइक्रोबल स्टेवब्स पॉलिसी भी होनी चाहिए, और एंटी माइक्रोबल पॉलिसी भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद पॉलिसी फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ स्टाफ, ये भी मैंडेटरी है। उसके बाद में आता है आपका पीपी प्रोटोकॉल, ये भी आपको करना है। उसके बाद आता है, मैंने बोला था HAI सर्विलेंस रजिस्टर, आपके पास ये होना मैंडेटरी है। और इसको कैप्चर कौन करता है, आपके हॉस्पिटल अगर ICN है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, तो क्या करेगी, वो इस सर्विलेंस डेटा को कैप्चर करती है। उसका मेन काम क्या होता है आईसीएन का, कि हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसके पास में एक प्लानिंग होती है, वो एक स्ट्रेटजी बनाता है कि आईसीयू में उसे कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, और दूसरा आपका सपोर्टिव सर्विसेज में इन्फेक्शन को किस तरह से कंट्रोल करना है। ये पूरा प्रोटोकॉल आईसीएन फॉलो कराती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका इन्फेक्शन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस रजिस्टर्स। भाई अगर सपोज करो कि आपके पास में आईसीयू है, आपको वहाँ पे आपका फ्यूमिगेशंस भी कराना है, आपको वहाँ पर कल्चर भी कराना है, क्योंकि उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी डिपार्टमेंट में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। जब आपको पता लगेगा कि आपके डिपार्टमेंट में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, तभी तो आपको केमिकल भी तो यूज करना पड़ेगा कि आपको इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए मुझे कौन सा केमिकल यूज करना है, D25 यूज करना है या कोई और यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रजिस्टर। भाई देखो, आपके पास में बायोमेडिकल वेस्ट जितना भी जाता है डेली बेसिस पे, आपको उसकी इन्वेंट्री करनी होती है। ये आपका जो रजिस्टर होता है, या तो आपके पास बायोमेडिकल वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर होता है, या फिर जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो भी इसको मॉनिटर करता रहता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हैंड हाइजीन ऑडिट रजिस्टर। ये मैंडेटरी है, इसके लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, चेकलिस्ट भी यूज करते हैं डेली बेसिस पे, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन फॉर्म। ठीक है, WHO ऑब्जर्वेशन फॉर्म। आप इसे ना इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा WHO की साइट से जाके। तो इसको क्या करना है, आपको आपके किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पे आपको आपका जो नर्सिंग स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गया, आपके GDA हो गए, हाउस कीपिंग हो गए, वो प्रॉपर हैंड हाइजीन स्टेप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपको करना उस ऑब्जर्वेशन फॉर्म में उन चीज़ों को आपको लिखना है। उसमें आपका जैसे 5 मूवमेंट होता है वो लिखा होता है, उसी के बिहाफ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन लॉग इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ये आपके डिपार्टमेंट वाइज होने चाहिए, जो भी आपके जैसे बेड हैं, आपके मॉनिटर्स हो गए हैं, उसके बाद आपका क्रेस कार्ड हो गया है, ये प्रॉपर क्लीन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना एक रजिस्टर बनाना है, या आप एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं, जिसमें डेली आपको मॉनिटर करना है कि भाई क्लीनिंग प्रॉपर हो रही है नहीं डिपार्टमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका
निडलिस्टिक इंजरी इंसिडेंट रजिस्टर, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंसिडेंट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या इंसिडेंट फॉर्म यूज़ करोगे, उसके लिए आपको एक फाइल भी बनानी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने फाइल भी बनाई और एक आप रजिस्टर भी बना सकते हो, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक आपको पता रहेगा कि हमारे यहाँ पे निडलिस्टिक इंजरी किस ब्याह पे हो रही है, आपके यहाँ प्री ज़्यादा हो रही है या पोस्ट ज़्यादा हो रही है। उसके ऊपर भी आपको इंसिडेंट फॉर्म फिल करना है। अगर आपकी पोस्ट यहाँ पे आ रही है तो आपको अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, और इसका मेन काम होता है कौन, आईसीएन देती है इस ट्रेनिंग को, आईसीएन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, जिससे कि निडल इंजरी कम हो जाए। और वहाँ पे अवेयरनेस भी देती है कि जो स्टाफ है वो प्रॉपर आके बताए जिस यदि उसको निडलिस्टिक इंजरी हुई है। फिर उसके बाद में एम्प्लॉय वैक्सीनेशन रजिस्टर भी होना चाहिए, जो एनुअली बेसिस पे जो भी आप अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करते हैं उसका रिकॉर्ड भी आपके पास में अवेलेबल। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म एंड फॉर्मेट्स। तो सबसे पहले जो आपकी आईसीएन होती है, ऐसे इन्फेक्शन कंट्रोलर्स, उसके पास में फॉर्म कौन कौन से होने इसके, सबसे पहले हो जाए इन्फेक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म्स, सेकंड होना चाहिए HAI डेटा कलेक्शन फॉर्म, थर्ड होना चाहिए स्टेलाइजेशन मॉनिटरिंग फॉर्म्स, फोर्थ होना चाहिए क्लीनिंग शेड्यूल फॉर द क्लीनिक एंड सपोर्ट एरिया। ये जो क्लीनिंग शेड्यूल होता है ना, ये आपका मंथली बेसिस पे बनता है, मंथली बेसिस पे बनता है। और ये आपका जो आईसीयू होता है उसके लिए अलग से बनता है, और जो आपका नॉन आईसीयू डिपार्टमेंट होते हैं उसके लिए अलग से बनता है। तो ये क्या करना होता है, जो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर्स होता है या इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है, उसको ये डेली रूटीन में लाना जरूरी है अगर वो इन्फेक्शन कंट्रोल करना चाहती है क्लिनिक एरिया में और सपोर्ट एरिया में, ये मैंडेटरी है। उसके बाद में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसके बाद इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म भी होना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को या किसी स्टाफ को निडलिस्टिक इंजरी होती है तो आपको वहाँ पे उसको इंसिडेंट फॉर्म में काउंट करना है। उसके बाद में जब आप इंसिडेंट फॉर्म में काउंट कर लेते हो, उसके बाद में आपका आपने इंसिडेंट फिल किया, उसके बाद में इसका आरसीए होता है, आरसीए के बाद में कापा होता है, ठीक है, जो कापा में आ जाता है आपका एक्शन टेकन, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आने वाले टाइम में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास निडलिस्टिक इंजरी कितनी हो रही है। फिर नेक्स्ट होता है आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इंसिडेंट फॉर्म, ये आपके पास अवेलेबल हो। बात करते हैं हम ट्रेनिंग के बारे में। देखो क्या होता है यहाँ पे, आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल होना जरूरी है। आपके पास में क्या होना चाहिए, एक ट्रेनिंग शेड्यूल जो मैंडेटरी होना चाहिए मंथली बेसिस पे। जो भी नर्सिंग इंचार्ज है या जो भी नर्सिंग इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है, उसके पास में एक ट्रेनिंग शेड्यूल होना चाहिए कि किस बिहाफ पे वो अपने स्टाफ को डेली बेसिस पे ट्रेनिंग देगी, जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकते। उसके बाद में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है हैंड हाइजीन के ऊपर, पीपीई के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में इवोल्यूशन स्टाफ ट्रेनिंग फॉर्म, यहाँ पे आप दो चीज़ें यूज कर सकते हो, जैसे आपके प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट। और दूसरा, जब आप ट्रेनिंग रिकॉर्ड बनाते हो उसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले होता है आपका सर्कुलर, उसके बाद में आता है आपकी अटेंडेंस शीट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आता है क्या आपका अटेंडेंस शीट के बाद में फीडबैक फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका प्री टेस्ट, उसके नेक्स्ट आता है पोस्ट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आते हैं आपके फोटो, फोटो। और इसके ऊपर सबसे पहले जब निकालते हैं इसके ऊपर होता है आपका स्टडी मटेरियल। भाई जब आप ट्रेनिंग दोगे ना तो आपके पास में स्टडी मटेरियल भी तो होना चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है जब कोई भी ट्रेनिंग आप कराते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका रिपोर्टिंग एनालिसिस, आपका रिपोर्टिंग एनालिसिस। तो इस पे क्या करना है, जो भी आपका HI सर्विलेंस है, जो भी आप डेटा कैप्चर करते हैं उसे आपको मंथली बेसिस पे एनालिसिस करना है, अपने को रिपोर्ट बनानी है, और जो आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसको आपको सबमिट करनी है। उसके बाद इन्फेक्शन ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट, भाई आपने इन्फेक्शन को कैसे ट्रेंड किया उसकी भी एक आपको एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद कंप्लेंट रिपोर्ट, हैंड हाइजीन एंड पीपी। उसके बाद में आप जैसे ऑडिट करते हो, ऑडिट करने के बाद में आप क्या करते हो, गैप आइडेंटिफिकेशन करते हो, उसके बाद में करते हो आप करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। तो उसके बाद में जब ये चीज़ें आप कर लेते हो तो आपकी जो एक मीटिंग कमेटी होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम HIC या हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटीज, उसके अंदर आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है कि आपके यहाँ पे कितने % हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। यदि फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ पे प्रॉपर अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, और ये डेटा आपको मंथली बेसिस पे प्रेजेंट करना होता है। जब मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा कैप्चर किस बिहाफ पे होता है, और उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, और उसको प्रेजेंट किस बिहाफ पे करना होता है, ठीक है। उसके बाद मैं ऑडिट रिपोर्ट फॉर स्टीलाइजेशन,
डिसइंफेक्शन प्रोसेस ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आप एक्चुअली क्या होता है, जो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होता है उसके पास में एक चेकलिस्ट होती है जिसे हम डेली चेकलिस्ट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वो पैरामीटर्स डेली फॉलो करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपर सेग्रीगेट हो रहा है और वहाँ पे स्टाफ को कितनी नॉलेज है। उसके बिहाफ पे उस डेटा को कैप्चर करने के बाद मंथ के लास्ट में वो एक रिपोर्ट बनाती है जो कि वो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है या ISO इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है उसको सबमिट करती है कि आपकी जो प्रोग्रेस क्या है। यदि आपकी प्रोग्रेस कम है तो उसके लिए आपने एक्शन टेकन क्या लिया है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्ले। आपको कुछ चीज़ें डिस्प्ले करनी होती है। सबसे पहले आपके पास में पोस्टर होना चाहिए, किसका, हैंड हाइजीन का पोस्टर होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे अवेयरनेस होती है कि आप जब हैंड वॉश करते हो तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं जिससे कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है। सेकंड, जो भी हमारा स्टाफ होता है उसे प्रॉपर पीपी किट की नॉलेज होनी चाहिए कि पीपी किट हम यूज़ कैसे करते हैं और उसके डिस्कार्ड कैसे करते हैं। उसमें अगर आपके पास पीपी किट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं अवेलेबल, तो ये सब कुछ उसको पता होना चाहिए। और ये पैरामीटर क्या करते हैं, आप लोग ना जो नर्सिंग स्टेशन होता है उसके जो उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है उसके ऊपर डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद आता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन चार्ट। ये आपको जहाँ पे भी आपका बायोमेडिकल सेग्रीगेशन एरिया है वहाँ पे डिस्प्ले करना होता है कि आपके सपोज जो आपके पास में 5 कलर है, येलो होगा, रेड हो गया, ब्लू हो गया, उसके बाद में आपका ग्रीन हो गया, जो पांचों हैं वो प्रॉपर सेग्रीगेट हो रही हैं और उनकी और स्टाफ को नॉलेज। और नेक्स्ट में आपको क्या क्या चाहिए, देखो अदर में आपको देखो, एक मैंने आपको कमेटी के बारे में बताया जिसे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी भी बोलते हैं, वो कमेटीज आपके पास में होनी चाहिए। और जो कमेटी होती है ये मंथली बेसिस पे कंडक्ट की जाती है। ठीक है। उसके बाद में आपके पास में जो हाई रिस्क एरिया है जैसे आपका आईसी हो गया, ओटी हो गया, उसके क्लीनिंग के लिए पॉलिसी आपके पास में होनी बहुत ज़रूरी है। उसी के बिहाफ पे आप अपने आईसी या ओटी को क्लीन कराएंगे। उसके बाद में क्या होता है, आपका एयर एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए। ठीक है। जो आपका आरओ वाटर होता है, उसके बाद जो डायलिसिस डिपार्टमेंट होता है उसके भी जो आपके वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर इसका स्टाफ हेल्थ स्क्रीनिंग रिकॉर्ड, जो भी आपका स्टाफ है उसका आपका एनुअली बेसिस पे हेल्थ केयर ट्रीटमेंट कराते हैं या हेल्थ केयर टेस्ट कराते हैं तो उसका डेटा भी आपके पास में होना चाहिए, वो टीबी हाइपरटेंशन वाला सबका। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो भी आपके इक्विपमेंट स्टेलाइज हो रहे हैं सीएसडी के अंदर यानी ऑटोक्लेव हो रहे हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जैसे वहाँ पे बायोलॉजिकल इंडिकेटर कैसे यूज़ हो रहे हैं, ऑटोक्लेव प्रोसेस पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, उसके बाद में उन्होंने कैलिब्रेशंस वैलिडेशंस किया नहीं किया, ये सब चीज़ें आईसीएम देखता है जिससे कि इन्फेक्शन कंट्रोल। अगर सपोज करो आपने सीएसडी में ऑटोक्लेव प्रॉपर से जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रॉपर स्टेलाइज नहीं कर रहा तो वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, आपके जितने भी इक्विपमेंट है वो ओटी में जाएंगे, ओटी में इन्फेक्शन फैलने के चांस बढ़ जाएंगे। उसके बाद में आपको कल्चर रिपोर्ट का देखना है, उसका फ्यूमिगेशन रिकॉर्ड, और एक होता है यहाँ पे HIC बजट। ये मैंडेटरी, ये एनुअली बजट होता है जो ICIC के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है PSQ,